तराइन की दूसरी लड़ाई वो जंग थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने बरे सगीर की तारीख का रुख मोड़ दिया। इस लड़ाई में तारीख के दो गैर मामूली किरदार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी एक दूसरे के आमने सामने आए। इस जंग का नतीजा सभी को मालूम है, लेकिन ये लड़ाई और इसके हालात इस कदर कंट्रोवर्शियल क्यों है? किसने किसको धोखा दिया? किसने इस जंग में गद्दारी की? क्या किसी ने किसी से माफी मांगी या नहीं? हिस्टोरियंस का इस लड़ाई के हालात पर इस कदर इख्तलाफ क्यों है? क्या इस लड़ाई से फैक्ट और फिक्शन को अलग किया जा सकता है या नहीं? जानिए इस वीडियो में। इससे पहले मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि किस तरह से 1191 में तराइन या तरावड़ी की पहली लड़ाई में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की फोर्सेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये राजपूत कन्फेडरेसी की गौरी फोर्सेस के मुकाबले में एक कॉम्प्रीहेंसिव फतह थी, जिसमें न सिर्फ इन गौरी फोर्सेस को शिकस्त हुई बल्कि इनका सुल्तान भी शदीद जख्मी हुआ, जिसे मैदान जंग में एक सिपाही वहां से बचा कर ले जाने में कामयाब हुआ। इस लड़ाई के हवाले से बहुत से तनाज़ात हैं, क्योंकि मुस्लिम हिस्टोरियंस और हिंदू और जैन हिस्टोरियंस का बहुत से हालात व वाक़यात पर इख्तलाफ है। क्या दोनों के दरमियान सिर्फ तराइन की लड़ाई हुई या और भी लड़ाइयाँ थीं? क्या इन लड़ाइयों में शहाबुद्दीन गौरी को गिरफ्तार किया गया या नहीं? इस लड़ाई के बाद दोनों के दरमियान में क्या हुआ? इन तमाम चीज़ों को मैं पहली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इसलिए इस वीडियो में तराइन की पहली लड़ाई के बाद से शुरू करेंगे और देखेंगे कि हालात किस तरह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई की तरफ ले गए और फिर उस लड़ाई में क्या हुआ जो इसी मकाम पर 1 साल के बाद लड़ी गई, जिसमें ये दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक मर्तबा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आए। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की रेपुटेशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। अगरचे पृथ्वीराज चौहान की राइज इससे पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस जीत ने तो पृथ्वीराज चौहान को एक लेजेंड में तब्दील कर दिया। वो लेजेंड जो पहाड़ों के पार से आने वाले इन हमलावरों को शिकस्त दे सकता था। उसका किरदार अब काव्याओं या वॉर एपिक्स का हिस्सा बन चुका था। दीगर राजपूत रियासतें भी इसकी लीडरशिप और बहादुरी की कायल हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के लिए यह शिकस्त एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। पंजाब में इससे पहले उसे किसी खास रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा था और उसे लगता था कि ये इलाके एक पीस ऑफ केक है। शायद इसी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट भी था। उसने मुकम्मल तैयारी के बगैर ही अपनी फौजों का रुख तराइन के मैदान की तरफ मोड़ दिया था। उसकी ये शिकस्त उसका करियर खत्म भी कर सकती थी। ये शिकस्त उसके अलावा गौरी एम्पायर की रेपुटेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका थी, जिनकी दूसरी तरफ ख्वारिज़मियों के साथ लड़ाइयां चल रही थी और इसके बाद इनकी पोजीशन वहां भी कमजोर हो गई। मोहम्मद गौरी के लिए ये पर्सनल इंसल्ट इसलिए भी थी क्योंकि वो इस जंग में राजपूत कमांडर गोविंद राय के मुकाबले में खुद आया था। उसका इससे मैदान जंग में सामना भी हुआ था और उसके हमले में वो लड़ाई में शदीद जख्मी हो गया था। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मोहम्मद गौरी का कमाल ये था कि वो एक रेजिलिएंट जनरल था और वो शिकस्त से सीखने वालों में से था, ना कि हिम्मत हारने वालों में से। ये पहला मौका भी नहीं था कि उसे इस तरह से हिंदुस्तान में शिकस्त हुई हो। चालुक्य डायनेस्टी की फौज के हाथों इससे पहले उसकी फौजों को शिकस्त हुई थी। तराइन में इस शिकस्त के बाद वो गजनी आ गया। कहा जाता है कि उसने अपने जनरल्स या कमांडर्स की खूब क्लास ली और उन्हें बुज़दिली के ताने दिए। जादूनाथ सरकार का कहना है कि मोहम्मद गौरी ने इनमें से कई कमांडर्स को उनके ओहदों से हटा दिया। ये एक तरह से उसका अपनी फौज के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जो हुआ वो नाकाबिले कबूल था। शिकस्त की किसी भी सूरत कोई गुंजाइश नहीं थी। साथ ही उसने एक और फौज की तैयारी शुरू कर दी। इस मर्तबा वो एक डिसाइसिव बैटल चाहता था और उसे मालूम था कि वो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शिकस्त हिंदुस्तान में उसकी दीगर डोमिनियंस जैसा कि लाहौर, मुल्तान और उच में उसके कंट्रोल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। या तो इन पर राजपूत हमले शुरू हो जाएंगे या फिर ये इलाके खुद ही बगावत कर सकते थे। इसलिए उसकी तैयारियां और तेज हो गई। वो जल्द से जल्द राजपूत कन्फेडरेसी के साथ इस स्कोर को सेटल करना चाहता था। लेकिन पहली जंग के बाद पृथ्वीराज चौहान ने एक टैक्टिकल मिस्टेक की थी। उसने जंग के बाद गौरी अफवाज का पीछा करके उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बजाय भटिंडा के किले का मुहासरा करने को तरजीह दी थी, जहां एक गौरी जनरल ज़ियाउद्दीन तुलाकी अपनी कुछ कैवेलरी के साथ मौजूद था।
राजपूत फौज को मुहासरों का कोई खास तजुर्बा नहीं था और न ही उनके पास मशीनरी थी जिससे वो इस किले को टेक ओवर करते, इसलिए गौरी अफवाज ने ये किला संभाले रखा और यूं राजपूतों की फौज को भी मसरूफ रखा। तराइन की पहली लड़ाई के बाद ये मुहासरा 13 महीने जारी रहा, जो कि बहुत लंबा अरसा था। ये वक्त मोहम्मद गौरी के लिए भी एक बड़ा चांस था और उसने इस दौरान अपनी फौज की तैयारी भी जारी रखी। इस दौरान उसे मुहासरे में मसरूफ होने की वजह से राजपूतों की तरफ से हमले का खतरा भी कुछ कम हो गया। यूं मोहम्मद गौरी को एक ऐसी फौज तैयार करने का मौका मिल गया जैसी फौज कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। उसने इस तैयारी के लिए अपने तमाम वसाइल जमा किए। तबकात नासिरी में लिखा है कि उसकी फौज में 1,20,000 कैवेलरी शामिल थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये 50,000 कैवेलरी थी। इस फौज ने तराइन की तरफ अपना मार्च शुरू किया, लेकिन जब यह फौज पेशावर पहुंची तो मोहम्मद गौरी ने अपने उन तमाम जनरल्स को माफ कर दिया जिनको वो पहली जंग में शिकस्त का जिम्मेदार समझता था और उन्हें भी वापस बुला लिया। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव भी था जिसकी वजह से ये कमांडर और सिपाही अब मोहम्मद गौरी के साथ अपनी लॉयल्टी और जंग में अपनी वैलर को साबित करने के लिए फिर से वापस आ गए। एक तो वो इस जज्बे के साथ आए और दूसरा वो अपने साथ मजीद सिपाही भी लेकर आए, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी की फौज की तादाद और भी बढ़ गई। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि तराइन की पहली जंग के बाद पृथ्वीराज की पोजीशन मजबूत होने की बजाय मजीद कमजोर हो गई थी। पृथ्वीराज रासू में लिखा है कि पहली जंग के बाद वो ज्यादा वक्त अपनी रानी संयोगिता के साथ गुजारने लगा और उसने रियासत के काम पर तवज्जो देनी और कम कर दी। जब मोहम्मद गौरी के फौज तैयार करने और तराइन की तरफ आने की खबर मिली तो पहली लड़ाई की तरह एक मरतबा फिर से पैगाम भिजवाया गया और राजपूतों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ये राजपूत कन्फेडरेसी की ही लड़ाई थी और राजों महाराजों ने पृथ्वीराज चौहान की कॉल पर अपनी फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी। पृथ्वीराज के कुछ कमांडर्स जो पहली जंग में उसके साथ थे वो दूसरी जंग के लिए नहीं आए या फिर इसमें मौजूद नहीं थे। इनमें से एक कमांडर सकांदा एक और कैंपेन में मसरूफ था। उदयराज भी नहीं आ सका। ये एक सीरियस हैंडीकैप था जिसकी वजह से इसकी फौज की तादाद भी कम हो गई थी। दिल्ली का राजा गोविंद राय अलबत्ता इस जंग के लिए भी मौजूद था, जिसने पहली जंग में मोहम्मद गौरी को जख्मी किया था और वो इस जंग में पृथ्वीराज के साथ राजपूत कन्फेडरेसी की इस फौज की कमांड कर रहा था। जयचंद जो कि कनौज का राजा था और पृथ्वीराज की रानी संयोगिता उसकी बेटी थी। जयचंद का मैं पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ। वो पृथ्वीराज के खिलाफ था और उसने अब कुछ ना करने का फैसला किया। वो सिर्फ बाहर बैठकर इस जंग को देखना चाहता था, जिसमें अब लग रहा था कि दिन ब दिन पृथ्वीराज की पोजीशन कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। राजपूत हिस्टोरियंस का कहना है कि इस लड़ाई के लिए पृथ्वीराज के पास सिर्फ 10,000 कैवेलरी या घुड़सवार थे। कुछ और हिंदू और जैन हिस्टोरियंस का कहना है कि इस जंग में पृथ्वीराज की फौज की तादाद गौरी से कम थी और ये 30,000 के करीब थी। लेकिन फरिश्ता का लिखना है कि पृथ्वीराज की फौज में 3 लाख घुड़सवार और इन्फेंट्री थी। उसके पास 3,000 हाथी भी इसके अलावा थे। सतीश चंद्रा ने लिखा है कि फरिश्ता के ये फिगर्स एग्जैजरेटेड थे ताकि ये साबित किया जा सके कि सुल्तान को कितने बड़े चैलेंज का सामना था। लेकिन इसी तरह इसके जवाब में हिंदू और जैन सोर्सेज ने यह भी लिखा है कि पृथ्वीराज के पास उस वक्त अपनी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था, जो शायद इसी तरह से इस जंग में इसकी कमजोरी की जस्टिफिकेशन भी थी। दशरथा शर्मा का कहना है कि पृथ्वीराज अपने आसपास दीगर हिंदू राजाओं के साथ जंग में मसरूफ था और इस वजह से कोई काबिल जिक्र फौज इकट्ठी ना कर सका। लेकिन हिस्टोरियन के.एस. लाल ने अपनी किताब लेगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में लिखा है कि इसके बावजूद पृथ्वीराज ने 100 के करीब हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और एक फौज तैयार करी और ये नंबर्स में सुपीरियर थी। लेकिन दोनों साइड्स के दरमियान ये वही इख्तलाफ है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। मोहम्मद गौरी की अफवाज ने एक मरतबा फिर से तराइन का ही रुख किया। तराइन के मैदान के हवाले से मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कहाँ वाक़ था, ऐसा उसने क्यों किया, क्या इसकी पर्सनल रीजंस थी या फिर भटिंडा के किले की वजह से उस वक्त तराइन ही वो जगह थी जहाँ इन दोनों फौजों का टकराव होना था। इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये फौजें फिर से तराइन के मैदान में ही एक दूसरे के आमने सामने आई। जब मोहम्मद गौरी की फौज तराइन पहुंची तो उसने पृथ्वीराज को पैगाम भेजा कि जंग के बजाय बातचीत से मसले को हल किया जाए। ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पैगाम भेजा कि वो गौर वापस लौट जाए तो उसका पीछा नहीं किया जाएगा। बहरहाल दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हुई। आरबी सिंह का कहना है कि गौरी ने इसके जवाब में लिखा कि ऐसी किसी भी कमिटमेंट के लिए उसे अपने बड़े भाई से पूछना पड़ेगा क्योंकि वो उसके कहने पर यहाँ आया है। जादूनाथ सरकार का कहना है कि जब उसे पृथ्वीराज की तरफ से पैगाम आया तो उसने इशारा दिया कि इसके लिए उसे अपने भाई गयासुद्दीन से इजाजत लेना होगी और इसके लिए उसे कुछ वक्त दरकार होगा।
उस वक्त तजवीज़ ये थी कि भटिंडा, पंजाब और मुल्तान के इलाके गौरियों के पास रहेंगे, जबकि बाकी हिंदुस्तान पर वो हिंद के राजाओं की अमलदारी को कबूल कर लेगा। फरिश्ता का लिखना है कि इसके जवाब के आने तक गौरी ने ट्रूस कायम रखने का फैसला किया। जादूनाथ सरकार का कहना है कि राजपूतों ने भी गौरी की इस ऑफर को कबूल कर लिया। हिंदू और जैन हिस्टोरियंस का कहना है कि इस तरह से राजपूत राजाओं को एक धोखा दिया गया और उन्होंने फौरी जंग की कोई तैयारी नहीं की और उन्हें लगा कि अब मामलात क्योंकि बातचीत से हल होने जा रहे हैं, इसलिए जंग टल गई है। मुस्लिम हिस्टोरियंस जाहिर है इस असेसमेंट से एग्री नहीं करते। राजपूत अलर्ट थे या नहीं ये अलग बात है, ये जंग ही थी जिसके लिए दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने यूं खड़ी थी। मोहम्मद गौरी इतनी बड़ी फौज लेकर सफर करके आया था और वो अपनी पिछली शिकस्त का बदला चाहता था, इसलिए उसका गेम प्लान बातचीत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद गौरी ने इस मरतबा अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम कर रखा था, जो कि कैवलरी के दस्ते थे, जिनमें से हर दस्ते में 10,000 घुड़सवार शामिल थे। राइट, लेफ्ट और सेंटर में उसके ये दस्ते अटैक के लिए तैयार थे। उसका एक दस्ता रिजर्व में इस फौज के पीछे मौजूद था। एक दस्ता जिसमें 12,000 घुड़सवार थे, वो मोहम्मद गौरी के पर्सनल गार्ड्स के तौर पर उसके साथ मौजूद था, जिन्हें वो इस जंग में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहता था। इस जंग से पहले उसने अपना तमाम भारी सामान पीछे छोड़ दिया था और वो भी मैदान जंग में नहीं लेकर आया था। उसकी वजह उसका एक प्लान था। वो चाहता था कि उसकी फौज तेजी के साथ मैदान जंग में मूव करे, और दूसरा वो एक स्विफ्ट विक्ट्री चाहता था, ना कि कोई लंबा स्टैंड ऑफ। ये एक और इशारा था जिसे राजपूत समझने में नाकाम रहे, अगर उनकी मुज़ाकरात वाली बात मान भी ली जाए। 1192 में ये सर्दियों की एक सुबह थी जब मोहम्मद गौरी ने अपनी फौजों को तरतीब दिया और अपनी फौज के साथ राजपूत फौज पर हमला कर दिया। गौरी ने इस जंग से पहले की रात अपनी फौज को खामोशी के साथ मूव किया था, जो कि उस वक्त बहुत गैर मामूली था। उस वक्त जंगे दिन को औकात में हुआ करती थी, रात को फौजें मूव करने और जंगे लड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि अंधेरे में ये किसी भी फौज के लिए बहुत रिस्की होता। मोहम्मद गौरी ने यह रिस्क लिया, वो अपनी फौज को राजपूत फौज के और करीब ले आया। जवामिउल हकायात में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने अपने कैंप में कुछ लोगों को आग जलाए रखने का कहा, ताकि राजपूतों की फौज को उनकी इस मूवमेंट का पता ना चल सके और वो समझें कि फौज अभी भी अपनी जगह पर ही मौजूद है। रात के अंधेरे में गौरी फौज अपने कैंप से 10 मील और आगे आ गई और सुबह होने तक राजपूत कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। राजपूत फौज ने जब इन गौरी सिपाहियों को देखा तो वो हक्का बक्का रह गए, उन्हें इसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि हिंदू रवायत ये थी कि लड़ाई से पहले वो सुबह उठते, नहाते, खाना खाते और फिर जंग की तैयारी करते और फिर सूरज चढ़ते मैदान जंग में पहुंच जाते। तो गौरी की फौजें उनके सर पर खड़ी थी। उन्होंने फौरन अपने हथियार पकड़े और मैदान जंग का रुख कर लिया। कौशिक राय का कहना है कि मोहम्मद गौरी की फोर्सेस ने रात के वक्त भी पृथ्वीराज की फौज पर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक हमला किया था। उसने ये भी लिखा है कि यह हमला उसके स्पेशल ट्रेन्ड सिपाहियों ने किया, जिन्हें आजकल के दौर में कमांडोज कहा जा सकता है। गौरी फौज के ये सिपाही महारत के साथ अपना काम मुकम्मल करके फिर वापस भी आ गए। बहरहाल अभी तक इस जंग में मोहम्मद गौरी की स्ट्रेटेजी उसकी फेवर में जा रही थी। एक तरह से राजपूत अब गौरी की टर्म्स पर लड़ रहे थे। इस लड़ाई की जगह और वक्त का तयन मोहम्मद गौरी कर रहा था, जो कि उसके प्लान के मुताबिक था। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि राजपूत फौज के बहुत से सिपाही खाली पेट ही मैदान जंग में आ गए। जंग शुरू हुई तो गौरी की फौज के अगले दस्तों ने मैदान जंग में राजपूतों पर हमला किया। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। वो तीरों के साथ इन राजपूत दस्तों पर हमला करते और फिर पीछे हट जाते। राजपूत इन पर अटैक करने के लिए आगे आते तो वो और पीछे हो जाते। वो रुकते तो गौरी सिपाही फिर से उन पर तीरों के साथ हमला करते। जब ये जंग शुरू हुई तो कौशिक राय का कहना है कि पृथ्वीराज एक हाथी पर सवार था और वहां से अपनी फौज की कमांड कर रहा था। मैदान जंग में राजपूत वॉरियर्स भारी जरा पहने हुए थे। इनके मुकाबले में गौरी की फौज एक लाइट कैवलरी की तरह हमला करके पीछे हट जाती, जिसे ये राजपूत सिपाही पकड़ ही नहीं पा रहे थे। गौरी ने अपनी फौज की जो मुख्तलिफ डिवीजन्स की थी, उन्होंने बारी बारी आकर राजपूतों की फौज को एंगेज किया। मैदान जंग में एक साइकिल की तरह चल रहा था। एक के बाद एक गौरी दस्ता आकर राजपूतों को एंगेज करता। राजपूत फौज के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। वो इन गौरी दस्तों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि यह बिल्कुल वही टैक्टिक था जो सुल्जुकों ने अपने मुखालिफों को जंगों में थकाने के लिए इस्तेमाल किया था, और उसने मवाजने के लिए 1071 में होने वाली बैटल ऑफ मैंजिकर्ट का भी हवाला दिया, जहां इन सुल्जुकों ने बाइजेंटियन फौज को इसी टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए शिकस्त दी थी। मशहूर हिस्टोरियन गिबॉन ने इस हिकमत अमली को टर्किश क्रेसेंट कहा था, जिसने बाइजेंटियन फौज को तबाह करके रख दिया था। अब राजपूतों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैदान जंग में उनके साथ क्या हो रहा है।
उनके साथ गौरी जो कुछ कर रहे थे वो उनके लिए बिल्कुल नया था। ऐसा 6 घंटे चलता रहा और सुबह के 9 बज गए। ये बहुत लंबा वक्त था। राजपूत फौज अब थकना शुरू हो गई थी। इस मुसलसल लड़ाई में गौरी अफवाज बारी बारी आने की वजह से अभी भी ताज़ा दम थी और उन्हें आराम का मौका मिल रहा था, जबकि मुकाबले में राजपूत सिपाही एग्जॉस्ट हो चुके थे। अभी भी मोहम्मद गौरी के पास 12,000 घुड़सवार वो थे जो मैदान जंग में इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। इस लड़ाई में सपहर हो चुकी थी। अब मोहम्मद गौरी ने अपने उन 12,000 कैवलरी के दस्तों को मैदान में लाने का फैसला किया जो अभी तक लड़ाई में आए ही नहीं थे। 3 बजे मोहम्मद गौरी ने सिग्नल दिया और उसके इन दस्तों ने राजपूत फौज पर धावा बोल दिया। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि ये उसकी फौज के बेहतरीन घुड़सवार थे जिनके पास बेहतरीन जर्रा बख्तर और घोड़े थे। उन्हें अब सिर्फ हमला करना था। उन्होंने पहले दस्तों की तरह अब अंगेज नहीं करना था और ना ही वापस पलटना था। ये जंग को खत्म करने के लिए आगे लाए गए थे। इनका मार्च राजपूत फौज के एंड सेंटर में था जिसमें ये घुसते चले गए और इस फौज पर अटैक करते गए। इनके सामने कोई नहीं ठहर सका और ना ही उन्हें कोई रोकने वाला था। राजपूत इस जंग में बहादुरी से लड़े थे, लेकिन अब ये जंग खत्म हो रही थी। राजपूतों की फौज में एक पैनिक फैल गया और उन्होंने मैदान से जाना शुरू कर दिया। गौरी फौज के इस फाइनल अटैक में दिल्ली का राजा गोविंद राय भी मारा गया। पृथ्वीराज अपना हाथी छोड़कर एक घोड़े पर सवार हुआ। उसने मैदान से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया। मिनहाजुल सिराज ने लिखा है कि गौरी फौज ने उसे सरस्वती दरिया के किनारे एक जगह सुरसूती से गिरफ्तार किया। पृथ्वीराज के मैदान से जाने के बाद राजपूतों का हौसला टूट चुका था। या तो वो मैदान से निकल गए या फिर गौरी सिपाहियों के हाथों मारे गए। ये शिकस्त राजपूत कन्फेडरेसी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई। इस लड़ाई में 150 हिंदू राजे या तो लड़ाई में मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए। हसन निजामी की ताजुल मासिर में लिखा है कि लड़ाई में 1 लाख राजपूत फौज के सिपाही मारे गए। मोहम्मद गौरी की इस जंग में फतह के पीछे उसकी तैयारी का बहुत बड़ा हाथ था। उसने पहली शिकस्त के बाद बहुत कुछ सीखा था और उसने अपनी पहली गलतियां नहीं दोहराई। वो पहले की तरह रास्ते से मुड़कर ये जंग लड़ने के लिए नहीं आया। उसने फौज जमा की, वक्त लिया, प्लानिंग की, अपनी फौज को इस जंग के लिए तैयार किया और इसी चीज ने दोनों फौजों के दरमियान बहुत फर्क पैदा कर दिया। फिर इस जंग की जीत में उसकी कैवलरी का बहुत बड़ा हाथ था, जिससे राजपूत कन्फेडरेसी के मुकाबले में स्पीड का एडवांटेज हासिल था। इसे मोहम्मद गौरी ने जंग में भरपूर तरीके से अपनी फेवर में इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसकी बेहतर मिलिट्री सेंस और जंगी हिकमत अमली ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। राजपूत कन्फेडरेसी की फौज और वॉरियर्स अगरचे जबरदस्त फाइटर्स थे, लेकिन वो इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का तोड़ निकालने में नाकाम रहे थे। उसने पहले राजपूत फौज को थकाया और फिर उसके बाद उसके ताज़ा दम दस्तों ने इनका काम तमाम कर दिया। उसके 12,000 घुड़सवार जब मैदान में उतरे तो पहले ही उनका काम आसान हो चुका था। राजपूत इनका मुकाबला करने की सकत ही नहीं रखते थे। मिनहाजुल सिराज ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी की इस हिकमत अमली ने राजपूतों को थका दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि गौरी की फतह हो गई। फिर राजपूत इस लड़ाई में ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। उन्हें लगता था कि पहले की तरह गौरी को शिकस्त देना आसान होगा। उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया और यही उनकी गलती थी। कुछ राजपूत कमांडर्स जिनकी पृथ्वीराज को जरूरत थी वो भी मैदान में नहीं पहुंचे और इस डू और डाई बैटल की जगह उन्होंने इस जंग को एक फ्रंटियर लड़ाई के तौर पर ही लिया, जिसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ी। कौशक राय ने पृथ्वीराज की टेक्निक और मिलिट्री कमांड को भी इस शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया है। उसका कहना है कि पहली जंग के बाद पृथ्वीराज ने कोई खास तैयारी नहीं की थी और ना ही उसके पास इस जंग का कोई प्लान था। पृथ्वीराज की शिकस्त की वजूहात कुछ हिंदू वॉर एपिक्स में उसके अपनों की गद्दारी भी लिखी है। प्रबंधा चिंतामणि में लिखा है कि पृथ्वीराज ने अपने एक वजीर के कान कटवा दिए जिसने गौरी फौज को उसके कैंप का रास्ता दिखाया था। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसके हवाले से सबसे ज्यादा बहस है कि इस जंग के बाद पृथ्वीराज का क्या बना। इस हवाले से देख लेते हैं कि मुख्तलिफ हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या कहते हैं। ये हिस्टोरिकल सोर्सेज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मिनहाजुल सिराज की तबकाते नासिरी जो 13वीं सदी में लिखी गई उसमें कहा गया है कि राय पिथौरा, जो कि पृथ्वीराज का ही एक नाम था, जंग के दौरान हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ और मैदान जंग से निकल गया। उसे सरस्वती के करीब गौरी फौज ने गिरफ्तार कर लिया
और फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ताजुल मुआसिर और जवामिउल हकायात में लिखा है कि पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के बाद चाहमाना या चौहान डायनेस्टी के कैपिटल अजमेर ले जाया गया, जहां पर मोहम्मद गौरी उसे फिर से राजा बनाना चाहता था ताकि वो एक गौरी मातहत गवर्नर बनकर काम करे। कुछ रवायतें ये भी हैं कि गिरफ्तारी के बाद गौरी ने पृथ्वीराज को फिर से अजमेर के तख्त पर बिठा भी दिया था, लेकिन उसने फिर से बगावत कर दी, जिस पर मोहम्मद गौरी ने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। सिंथिया टालबोट का लिखना है कि कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों का नाम लिखा हुआ है, जो कि इस बात का इशारा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए पृथ्वीराज को अजमेर के तख्त पर बैठाया गया। जादूनाथ सरकार का मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखना है कि पृथ्वीराज सरस्वती दरिया के किनारे गिरफ्तार हुआ और उसे फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये तबकाते नासिरी की राय से मिलता जुलता ही एक अकाउंट है। पृथ्वीराज के हवाले से जो दीगर हिंदू और जैन हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासू में लिखा है कि पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके गजनी ले जाया गया। वहां मोहम्मद गौरी ने उसे अंधा करने का हुक्म दे दिया। गौरी के सामने एक तीर अंदाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जहां गौरी अपने तख्त पर बैठा इस मुकाबले को देख रहा था। वहां पृथ्वीराज ने निशाना लगाया जो सीधा गौरी को जाकर लगा और वो मारा गया। ये अकाउंट हिस्टोरिकली रिलायबल नहीं है, लेकिन ये राजपूत फोकलोर का हिस्सा है कि पृथ्वीराज ने यूं गौरी से अपनी शिकस्त का बदला लिया। गौरी की असैसिनेशन के हवाले से कई हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि उसे 1206 में खोखरों ने या इस्माइलियों ने दरिया झेलम के किनारे धमियाक के मकाम पर असैसिनेट किया था। इस हवाले से भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पर बंदा चिंतामणि में लिखा है कि गौरी पृथ्वीराज को अजमेर लेकर आया, लेकिन उसने वहां कुछ तस्वीरें देखी कि मुसलमानों को सूअर मार रहे थे, जिस पर गुस्से में आकर उसने पृथ्वीराज को एग्जीक्यूट करवा दिया। पृथ्वीराज प्रबंधा में लिखा है कि पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया, जहां उसने मोहम्मद गौरी को मारने का प्लान बनाया, लेकिन इसका पता चल गया, जिसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। पृथ्वीराज की फेट क्या थी ये इस जंग के बाद इनकॉन्सिक्वेंशियल हो चुका था। इस जंग के बाद दोनों के दरमियान किसी बड़ी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता, लिहाजा दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद खत्म हो चुका था। तारीख को देखने का जाविया अलग हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स वही रहते हैं। तराइन की ये दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज के लेजेंड का इख्तिताम था। पृथ्वीराज के बाद उसका छोटा बेटा गोविंद राजा अजमेर के तख्त पर बैठा, लेकिन 1192 में ही पृथ्वीराज के भाई हरि राजा ने गोविंद राजा को तख्त से हटाकर खुद इस पर कब्जा कर लिया, जिससे यह भी पता चलता है कि इस जंग के बाद भी चौहानों में दमखम बाकी था। हरि राजा को इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों शिकस्त हुई और उसने इस शिकस्त के बाद गिरफ्तार होने की बजाय अपनी जिंदगी खत्म कर ली। चौहानों के एक फैक्शन ने इसके बाद रणथंभौर में भी अपना राज कायम किया। मोहम्मद गौरी के लिए तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। हिंदुस्तान में उसकी सबसे मजबूत ऑपोजिशन का खात्मा हो चुका था। सिंथिया टालबोट का लिखना है कि इस जंग के बाद तमाम चाहमाना या चौहान टेरिटरी गौरी के अंडर आ गई। ना सिर्फ ये बल्कि एक के बाद एक राजपूत रियासतें उसके सामने गिरती चली गई। उसने सुरसती, समाना, कोहराम और हांसी पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली भी उसके पास आ गया और अजमेर भी। 1194 में कनौज के राजा जयचंद को भी मोहम्मद गौरी के हाथों शिकस्त हुई और वो लड़ाई में मारा भी गया। गंगा जमुना दोआब के बेशतर इलाके उसके कंट्रोल में आ गए। गौरी ने इन इलाकों को कंट्रोल करने के लिए अपने एक ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में अपना वॉइसरॉय बनाया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने लाहौर में 1206 में उस सल्तनत की बुनियाद रखी जिससे हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल का बाकायदा आगाज समझा जाता है। 1193 में ऐबक ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया और उसके बाद दिल्ली पर, जिसके बाद दिल्ली इस मुस्लिम सल्तनत का कैपिटल बन गया, जिसे सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। ये सल्तनत दिल्ली का आगाज था। गयासुद्दीन गौरी जो मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था और फिरोजको के तख्त पर बैठा था, उसका 1203 में इंतकाल हुआ और उसके बाद मोहम्मद गौरी तन्हा इस गौर एम्पायर का सुल्तान बन गया। शहाबुद्दीन गौरी के हिंदुस्तान पर हमले तराइन की लड़ाइयों के बाद भी जारी रहे। वो पोठोहार के खोखरों से भी लड़ता रहा और फिर उन्हीं के इलाके में 1206 में उसे असैसिनेट कर दिया गया और उसे गौर में दफन किया गया। मोहम्मद गौरी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद उसके जनरल्स कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश और ताजुद्दीन यल्देज ने उसके एम्पायर के इलाकों को आपस में बांट लिया। मोहम्मद गौरी का दौर हिंदुस्तान की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है।
वो ऐसा करना चाहता था या नहीं ये डिबेटेबल है, लेकिन वो जाते जाते हिंदुस्तान में एक मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद डाल गया। इससे पहले हमलावर आते थे, लेकिन उनकी बेस गजनी, गौर और काबुल जैसे इलाके होते थे। लेकिन इसके बाद आने वालों ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, दिल्ली को पाया तख्त बनाया और फिर यहाँ हुक्मरानी की। तराइन की इन जंगों ने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ नए अलायंस बने जिनकी बुनियाद सिर्फ मजहब पर भी नहीं थी, यहाँ की रियल पॉलिटिक उसे ड्राइव कर रही थी। इस वीडियो में कोशिश की है कि तराइन की इन दोनों लड़ाइयों को एक रिलीजियस लेंस की बजाय एक पॉलिटिकल और मिलिट्री लेंस से देखा जा सके कि इन जंगों में असल में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।